पूर्ण कदम चूकें। इसीलिए मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आप ध्यान केंद्रित करें, अपना फोन दूर रखें, इस वीडियो के नीचे टिप्पणियां पढ़ना बंद करें, इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर चलाएं और मुझे अपना पूरा ध्यान दें। क्योंकि अगर आपके पास इस 1 घंटे के वीडियो को देखने के लिए धैर्य और ध्यान भी नहीं है तो आप ट्रेडिंग में मुनाफा कैसे कमा पाएंगे। और मैं वास्तव में आपको कुछ नोट्स लिखने के लिए एक कलम और कागज लेने की सलाह दूंगा। आपके मन में पहला सवाल यह हो सकता है कि मूल्य कार्रवाई का व्यापार क्यों करें। सच तो यह है कि सभी संकेतक पिछड़ जाते हैं और वे बिल्कुल बेकार हैं। वे बेकार हैं, वे आपका ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं करते। चूंकि सभी संकेतक सिर्फ यह दर्शाते हैं कि कीमत क्या कर रही है, इसलिए कीमत ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। अब बाजारों को बाजार के सहभागियों द्वारा चलाया जाता है और मूल्य चार्ट इसका प्रतिबिंब है। यह इन सभी सहभागियों के विचारों, व्यवहारों, पैटर्न और कार्यों का संयोजन है। आप मूल्य चार्ट के पीछे एक कहानी को सचमुच देख सकते हैं। मूल्य आपको बता रहा है कि कौन जीत रहा है और आपको किस साइड पर होना चाहिए। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप सुन रहे हैं। अब यहां मजेदार हिस्सा है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि आपको मूल्य कार्रवाई का व्यापार कैसे करना चाहिए। और ये हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जब बात बाजार संरचना की आती है तो बाजार संरचना क्या है। बाजार संरचना अनिवार्य रूप से वह तरीका है जिससे बाजार चलता है। तो मेरा मतलब यह है कि बाजार संरचना में आपको यह समझना चाहिए कि बाजार आप कभी नहीं जाएंगे इस तरह सीधी रेखा में ऊपर, या फिर आप कभी भी इस तरह सीधी रेखा में नीचे नहीं जाएंगे। अप ट्रेंड में कीमत ऊपर जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा पीछे जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा पीछे जाएगी और फिर और ऊपर जाएगी। ये कैसे काम करता है। ये इस प्रकार है कि यदि बहुत सारे खरीदार कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाएं तो इससे मूलतः इसकी गति धीमी हो जाएगी, खरीदारी का दबाव कम हो जाएगा और कुछ विक्रेता आकर कीमत को नीचे धकेलना शुरू कर देंगे और इस वापसी का कारण बनेंगे। और फिर और अधिक खरीदार कीमत को ऊपर धकेलने के लिए आएंगे फिर से, और फिर कीमत फिर से वापसी शुरू कर देगी और फिर ऊपर और नीचे जाएगी। तो अनिवार्य रूप से इस मामले में यह है जिसे हम अपट्रेंड कहते हैं और कीमत आपके उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रही है। तो यह एक उच्च उच्च है, यह उच्च उच्च है, यह उच्च इस उच्च से अधिक है और यह निम्न इस पिछले निम्न से अधिक है। तो इसे हम अपट्रेंड में उच्च उच्च और उच्च निम्न कहते हैं। तो मैं बस इसे नीचे रख देता हूं। तो अपट्रेंड में कीमत आपके लिए उच्चतर उच्च और उच्चतर निम्न स्तर बनाएगी। इसे याद रखें दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण बाजार संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सोच सकते हैं कि अभी यह बहुत सरल लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करें चार्ट पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखना शुरू कर देंगे कि बाजार संरचना वास्तव में कुछ इस तरह दिखती है। हां, आप वास्तविक चार्ट पर बहुत भ्रमित दिखेंगे, लेकिन जब आप बाजार संरचना को समझने के लिए नीचे आते हैं, अगर आप समझ सकते हैं कि अपट्रेंड मूल्य उच्च ऊंचाई और उच्च निम्न बनाता है, तो आप अधिक समझने में सक्षम होंगे सही प्रवृत्ति दिशा की पहचान कैसे करें। तो अपट्रेंड के विपरीत हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में कीमत आपके निचले उच्च और निचले निम्न स्तर का निर्माण करेगी। सही। आप देख सकते हैं कि कीमत नीचे जाएगी, थोड़ा पीछे हटेगी, नीचे जाएगी, थोड़ा पीछे हटेगी, नीचे जाएगी और थोड़ा पीछे हटे। और मैं देख सकता हूं इस मामले में कीमत आपके निचले उच्च स्तर का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं कि यह उच्च इस उच्च से कम है और यह निम्न इस निम्न से कम है। इसलिए डाउन ट्रेंड कीमत कम ऊंचाई और कम चढ़ाव, कम ऊंचाई और कम चढ़ाव बनाएगी। और फिर तीसरी बाजार संरचना समेकन है। यह समेकन तब होता है जब कीमत साइडवेज जा रही होती है। उस स्थिति में हम वास्तव में व्यापार नहीं करना चाहते हैं, हम बाजार से बाहर रहना चाहते हैं। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है, क्योंकि जब कीमत इस तरह से समेकित होती है तो कोई 100% निश्चितता नहीं होती है कि कीमत इस स्तर से उछलकर फिर से इस स्तर तक पहुंच जाएगी। कीमत यहां के आसपास कहीं भी जा सकती है और यह उलटना शुरू कर देती है और फिर ऊपर जाती है, फिर से उलटना शुरू कर देती है। इसीलिए यह व्यापार करने का एक बहुत ही मुश्किल हिस्सा है। और अपने पहले वर्ष में मैंने समेकन बाजारों में व्यापार करके बहुत सारा पैसा खो दिया। इसलिए अगर आप शुरुआती हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब कीमत समेकित हो रही हो तो बाजार से बाहर रहें। उदाहरण के लिए आप यहीं देख सकते हैं, कीमत बस समेकित हो रही है, कहीं नहीं जा रही है, बाजार से बाहर रहें। इतना ही सरल है। तो अगला चरण है समेकन का। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखें। भूल जाइए, मान लीजिए कि यह बाजार संरचना है और साथ ही प्रवृत्ति दिशा भी। हम दो को एक में सीख रहे हैं। तो यह बाजार संरचना और प्रवृत्ति का आधार है। प्रवृत्ति दिशा, आप देख सकते हैं कि एक अपर ट्रेंड मूल्य उच्च उच्च और उच्च निम्न बनाता है, डाउनर ट्रेंड मूल्य निम्न उच्च और निम्न निम्न पर बना रहा है। तो इस मामले में यहीं जीपीयूएसडी पर देखें कि कीमत यहां क्या कर रही है। क्या आप कहेंगे कि यह अपर ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड या समेकन? यह स्पष्ट रूप से एक अपर ट्रेंड है।
क्योंकि कीमत आपके उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रही है। उच्च उच्च और उच्च निम्न देखें, ये निम्न इस निम्न से अधिक है, ये उच्च यहां इस उच्च से अधिक है। तो अपॉर्टेंट मूल्य उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रहा है। तो इस अपॉर्टेंट से पहले देखें कि यहां क्या हो रहा है। समीकरण कीमत बगल में जा रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस मामले में इसे हम समेकन चरण कहते हैं। और फिर उससे पहले, समेकन से पहले देखें कि निम्न उच्च और निम्न निम्न क्या होता है। निम्न उच्च और निम्न निम्न, तो इस मामले में यह एक डाउन ट्रेंड है। तो कीमत डाउन ट्रेंड से समेकन और फिर अप ट्रेंड की ओर बढ़ती है। यह अनिवार्य रूप से वही है जो मैं बाजार संरचना से मतलब रखता हूं। बाजार के बारे में बात यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि कीमत कहीं भी बेतरतीब ढंग से नहीं जाएगी, जैसे बस कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। नहीं, कीमत को एक संरचना का पालन करना होगा। ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, बाजारों में भी एक व्यवस्था है। कीमत संरचना का पालन करेगी। तो यह कैसे काम करता है कि कीमत हमेशा या तो ऊपर, नीचे या बगल में जाएगी। केवल ये तीन रुझान हैं, केवल ये तीन रुझान हैं, या तो ऊपर, नीचे या बगल में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कीमत कब उलटने वाली है? जैसे यहां क्या हुआ, कीमत नीचे की ओर से ऊपर की ओर पलट गई। आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है? और आप कैसे भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होने वाला है? अगली अवधारणा वह है जिसे मैं संरचना का टूटना कहता हूं। तो मूलतः संरचना की ईंट क्या है? आइए संरचना के टूटने पर एक नजर डालें। तो अनिवार्य रूप से जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, मान लीजिए कि कीमत इस तरह से एक अपट्रेंड बना रही है, उच्च ऊंचाई, उच्च निम्न, बहुत सुंदर उच्च ऊंचाई, उच्च निम्न पर। किसी समय कीमत को गति खोना शुरू कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कीमत गति खोना शुरू कर देती है और यह समेकित होना शुरू हो जाती है ना? क्योंकि अभी यहां बाजार के अंदर बहुत अधिक खरीदार नहीं है और फिर विक्रेता खरीदारों को चुनौती देने जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत अधिक पक्षपात नहीं है। खरीदारी का दबाव और गति फीकी पड़ गई है। इसलिए यही कारण है कि कीमत यहीं पर स्थिर हो रही है। यहां बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या बराबर है। किसी समय खरीदारों की संख्या विक्रेताओं से अधिक हो जाएगी, इसलिए बहुत सी सीढ़ी और वे बेचना शुरू कर देंगे, जिससे बहुत अधिक बिक्री दबाव और गति पैदा होगी और फिर कीमत गिर जाएगी। जब कीमत गिरती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत अभी भी डाउन ट्रेंड में वापस जाने वाली है, क्योंकि कीमत आसानी से गिर सकती है और फिर भी वापस ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह कम अभी भी पिछले उच्च निम्न बाजार संरचना से अधिक है। इसीलिए किसी को पहचानने के लिए संरचना का स्पष्ट विराम, आपको जो करना है वह यह है कि कीमत के पिछले पिछले उच्च निम्न से टूटने का इंतजार करें। आप देख सकते हैं कि यह अंतिम उच्च निम्न है ना? सफलता। एक नया निम्न उच्च बनाने के लिए इसे पुनः परीक्षण करने के लिए वापस ऊपर आएं। यह उच्च इस उच्च से कम है। उस स्थिति में हम पुष्टि कर सकते हैं कि कीमत एक अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदल गई है और कीमत कम उच्च और कम निम्न स्तर पर कारोबार करना शुरू कर देगी। और यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। और इसी तरह आप वास्तव में होने से पहले एक उलटफेर की पहचान कर सकते हैं। कीमत के स्ट्रक्चर को तोड़ने का इंतजार करना है। दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहराता हूं। सिर्फ इसलिए कि कीमत इस तरह से नीचे चली गई और आपको थोड़ा बहुत बिकवाली का दबाव दिखने लगा, इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत उलट जाएगी और पहले से ही नीचे की ओर जाएगी। आपको अभी भी धैर्य रखना चाहिए। संरचना के टूटने का इंतजार करने के लिए पर्याप्त धैर्य रखें। और संरचना का टूटना तभी आता है जब आप कीमत के पिछले उच्च निम्न स्तर को तोड़ने का इंतजार करते हैं। एक नया निम्न उच्च स्तर बनाने के लिए यहां ऊपर आए, फिर उसे संरचना के वैध टूटने के रूप में गिना जाता है। तो चलिए इस उदाहरण में हमने जो सीखा है उसे लागू करते हैं, है ना? क्या हुआ? हमें क्या कीमत मिली? कीमत ने हमें कम ऊंचाई दी, शुरुआत में कम गिरावट, स्पष्ट गिरावट, लेकिन फिर कहीं ना कहीं यहीं पर कीमत मजबूत होने लगती है और तेजी से गिरती है। जैसा कि मैंने कहा, किसी समय विक्रेता चले जाएंगे, है ना? यह बिक्री दबाव हमेशा के लिए नहीं हो सकता। जो भी नीचे जाता है उसे ऊपर जाना ही पड़ता है। जो भी ऊपर जाता है वह अंततः नीचे आता है। यह बाजार की प्रकृति है। यह बाजार संरचना का सबसे अच्छा रूप है। तो यहां पर लड़के गति खोना शुरू कर दिया, भाप खोना, और यह यहीं पर समेकित होना शुरू हो गया। यहीं पर समेकित होना शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि आखिरी निचला उच्च कहां है? आखिरी निचला उच्च यहीं पर होगा। क्या यह कीमत द्वारा यह निचला उच्च स्तर बनाने के बाद कोई और निचला उच्च स्तर नहीं था? यहां कोई और निचला उच्च स्तर नहीं था, है ना? कीमत ने कोई और निचला उच्च स्तर नहीं बनाया, है ना?
कीमत ने यहां इस क्षेत्र के आसपास समेकन करना शुरू कर दिया है। तो यह अंतिम निचला उच्च स्तर है, इसलिए हम अनिवार्य रूप से यही चाहते हैं कि कीमत यहां इस अंतिम निचले उच्च स्तर को तोड़ दे, क्योंकि अगर कीमत यहां इस अंतिम निचले उच्च स्तर को तोड़ने में सक्षम है तो यह हमें एक संगम देगा और हमें बताएगा कि कीमत ने संरचना को तोड़ दिया है। बाजार की संरचना टूट गई है और कीमत डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाली है ना? तो कीमत के इस क्षेत्र से टूटने का इंतजार करें, या आप इसे अंतिम निचला उच्च भी कह सकते हैं। दरअसल आप इस क्षेत्र को यहीं देख सकते हैं। हाँ, यह उच्च भी यहीं इस उच्च से कम है, तो या तो यह या यह ठीक है। हाँ, तो चलिए मान लेते हैं कि आप इसे सही करना चाहते हैं। यह अंतिम निम्नतम उच्च स्तर है। तो इस मामले में कीमत वास्तव में ऊपर चली गई, यहां पिछले निचले उच्च स्तर को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे बस इसे फिर से खरीदने दो। कीमत ने पिछले निचले स्तर को पार कर लिया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कीमत में अभी भी गिरावट आने वाली है? नहीं, क्योंकि आपको कीमत के नीचे आने का इंतजार करना होगा और अपने नए उच्च निम्न को बनाने के लिए इस अंतिम निम्न उच्च को फिर से परखना होगा, तब हम व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस बिंदु पर हम अभी भी कीमत के नीचे आने का इंतजार करते हैं ताकि फिर से परख सकें। आप देख सकते हैं कि कीमत इस अंतिम निम्न उच्च को फिर से परखने के लिए नीचे आना शुरू हो जाती है। हम कीमत के उच्च निम्न बनाने का इंतजार कर रहे हैं। बूम! आप देख सकते हैं कि यह निम्न इस निम्न से भी अधिक है, इसलिए कीमत ने बाजार संरचना को तोड़ दिया है, क्योंकि कीमत ने यहीं पर पिछले निचले उच्च स्तर को तोड़ दिया है और फिर यह वापस नीचे आ गया है और एक नया उच्च निम्न स्तर बना दिया है, और फिर कीमत अंततः ऊपर जाने वाली है और एक और उच्च उच्च और उच्च निम्न स्तर बनाएगी और एक अपर ट्रेंड में उलट जाएगी। कल्पना करें कि अभी आपके हाथ में एक गेंद है और फिर आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं। फिर यहां एक छत होती है। कीमत, मेरा मतलब है, गेंद इस छत तक जाएगी और फिर यह गेंद इस छत से उछल जाएगी। यह आपका प्रतिरोध स्तर है। यह वह स्तर है जहां कीमत ऊपर उछलेगी। अब मान लीजिए कि अभी वही परिदृश्य है, लेकिन परिस्थिति अलग है। मान लीजिए कि गेंद फिर से आपके हाथ में है, लेकिन आप गेंद को गिरा देते हैं। आप गेंद को गिरा देते हैं और फिर हमारे पास यहीं एक फ्लोर है। तो कीमत फ्लोर तक जाएगी और फिर फ्लोर से उछलेगी। यह आपका सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल अनिवार्य रूप से कीमत के लिए फ्लोर के रूप में कार्य करता है और प्रतिरोध स्तर अनिवार्य रूप से कीमत के लिए छत के रूप में कार्य करता है। तो सपोर्ट और प्रतिरोध सही है, मूल रूप से ऐसे स्तर हैं जहां कीमत कई बार रुकी है। तो मान लीजिए कि यह लेवल यहीं है। कीमत यहां से ऊपर जाना शुरू करती है और फिर उलट जाती है और फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर से उल्टा हो जाता है। अब कीमत ने एक बार, दो बार इस स्तर को तोड़ने की कोशिश की और यह दो बार टूटने में विफल रही। इसे प्रतिरोध स्तर के रूप में गिना जाता है ना? इसलिए इसमें कम से कम दो बार छूना चाहिए। तो अगली बार जब कीमत फिर से इस प्रतिरोध स्तर पर आती है तो आप इस क्षेत्र में कीमत के उलट होने की उम्मीद कर सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि विक्रेता इस प्रतिरोध स्तर पर कीमत को बंद करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो यही मेरा मतलब है प्रतिरोध स्तर से। लेकिन ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कभी कभी कीमत प्रतिरोध स्तर को तोड़ देगी अगर पर्याप्त दबाव है। इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन यह प्रतिरोध स्तर बेचना है। तो समर्थन स्तर मूल रूप से विपरीत है, जहां कीमत यहां नीचे आती है, टूटने में विफल रहती है, पास हो जाती है, वापस ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से इसका परीक्षण करती है, टूटने में विफल रहती है, फिर से पास हो जाती है, वापस ऊपर जाती है। तो दो स्पर्श, कीमत दो बार से अधिक टूटने में विफल रहती है। इसे समर्थन स्तर पर गिना जाता है। और अगली बार जब कीमत यहां नीचे आती है तो आप यहां के आसपास कहीं भी खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तो वापस जीवन परिदृश्य पर आते हैं। तो मैं इस स्तर को ऊपर इसलिए रखता हूं क्योंकि कीमत क्या हुई, इस पर नजर डालें। कीमत नीचे आती है, इस स्तर पर वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस स्तर पर वापस ऊपर जाती है। तो दो बार स्पर्श, एक यहां, एक यहां। दो बार कीमत इस स्तर को पार करने में विफल रही। आपको पता नहीं था? यह एक उन्हें समर्थन स्तर मिला है और आप यहीं इस स्तर पर खरीदारी के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तो कीमत यहां इस स्तर पर वापस नीचे आ गई और फिर यहां रिवर्स करें। आप देख सकते हैं कि आप यहां आसानी से खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यह समर्थन के लिए है और फिर प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यहां इस स्तर पर कीमत एक बार ऊपर गई, इस स्तर पर उलट गई, फिर से ऊपर गई और फिर से उलटने लगी? तो आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं, है ना? कीमत यहां इस स्तर पर प्रतिरोध का सामना करती है क्योंकि यह दो बार इस स्तर को पार करने में विफल रही, है ना? तो अगली बार जब कीमत इस स्तर तक ऊपर आती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह का विक्रय प्रतिरोध होगा। आप यहां देख सकते हैं कीमत एक बार फिर इस स्तर पर आ गई और यहां कुछ बिक्री दबाव शुरू हो गया।
आप यहाँ कुछ बिक्री दबाव देख सकते हैं, लेकिन अंततः क्योंकि यह अपर ट्रेंड इतना मजबूत है, ठीक है, बहुत अधिक तेजी की गति है और दबाव अनिवार्य रूप से प्रतिरोध स्तर से बाहर निकल गया। इस प्रतिरोध स्तर को फिर से परखने के लिए वापस नीचे आए और अब यह आपके समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। तो ये एक और सिद्धांत है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, है ना? जब कीमत इस तरह के एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ती है ना? जब कीमत एक प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है तो मैं इसे बाहर रखूंगा। जब कीमत प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है तो वह प्रतिरोध स्तर समर्थन स्तर बन जाता है और इसके विपरीत। इसलिए यदि कीमत समर्थन स्तर को तोड़ती है तो वह समर्थन स्तर प्रतिरोध स्तर बन जाता है। इस मामले में ठीक है, जो हुआ वह यह था कि कीमत प्रतिरोध स्तर से टूट गई और मैं वापस नीचे आ गया और समर्थन स्तर के रूप में कार्य किया। अब आप अभी एक बार दो बार समर्थन स्तर देख सकते हैं। तो यह समर्थन है और प्रतिरोध मूल रूप से बहुत बहुत सरल है। आपको बस एक ऐसा क्षेत्र खोजने की जरूरत है जहां कीमत कई बार टूटने में विफल रही हो। मैं यहां बहुत से लोगों को आसानी से पहचान सकता हूं। एक यहां और फिर एक और है, जैसे कि कहीं ठीक यहां एक प्रतिरोध स्तर है। एक बार, दो बार, तीन स्पर्श यहीं, और फिर यहां एक समर्थन क्षेत्र भी है। एक बार, दो बार, तीन स्पर्श, और फिर यहां एक प्रतिरोध क्षेत्र है, और फिर यहां एक और प्रतिरोध क्षेत्र है। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर यहां बहुत सारे प्रतिरोध क्षेत्र हैं क्योंकि यह एक डाउन ट्रेंड है। और इस तरह के अपर ट्रेंड में यहां कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल भी है। आप देख सकते हैं कि मैं आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने में सक्षम हूं क्योंकि यह बहुत अनुभव के साथ आता है। आप इसे 5 सेकंड के भीतर पहचानने में सक्षम हैं। बहुत सारे अनुभव के साथ आता है। बस थोड़ा और अभ्यास करें और आप इसे आसानी से सीख लेंगे। याद रखें, ट्रेडर के तौर पर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। हम ट्रेंड के साथ ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह से सोचें, आप समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव हैं। आप समुद्र में एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव हैं। लहरें तेज हैं, लहरें बहुत तेज हैं। अरे, मेरी भयानक ड्राइंग को माफ करें, लेकिन मान लें कि यह आप हैं। आप समुद्र में एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव में हैं। लहरें तेज हैं, धारा तेज है और धारा इस ओर बह रही है। क्या आप धारा के विपरीत जाकर इस ओर जाने का प्रयास करेंगे या फिर धारा के साथ चलते हुए इस ओर जाने का प्रयास करेंगे? कोई भी मूर्ख आपको बताएगा कि आप धारा के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप धारा के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो यह ब्रह्मांड की प्रकृति के विरुद्ध जाने जैसा है ना? यह अनिवार्य रूप से है। अंततः लहरें बाहर आएंगी और आपको डुबो देंगी और आप मर जाएंगे। इसीलिए व्यापारियों के रूप में यह एक ही अवधारणा है। हम प्रवृत्ति के साथ व्यापार करना चाहते हैं। प्रवृत्ति ही शक्ति है। प्रवृत्ति वह जगह है जहां अनिवार्य रूप से शक्ति है। तरलता, दबाव, गति। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति में व्यापार करना एक अपर ट्रेंड में होगा। आप खरीद के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। आप खरीद के लिए प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि यह एक अपर ट्रेंड है और कीमत उच्च उच्च और उच्च निम्न, उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रही है। और बहुत सारे अवसर हैं जहां आप खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं और फिर इस तरह के डाउन ट्रेंड में आप बेचने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं, है ना? आपको बेचने के लिए प्रवेश करना होगा। यहां बहुत सारे अवसर हैं जहां आप बेचने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर सकता हूं? तो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्केलर हैं, मान लीजिए कि आप सिर्फ एक स्केलर हैं और कुल मिलाकर ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन यह किसमें ट्रेंड है? उच्च समय सीमा, दैनिक समय सीमा। इसीलिए दैनिक समय सीमा को देखने का कोई मतलब नहीं है। उस स्थिति में आप शायद 5 मिनट की समय सीमा पर होंगे। 5 मिनट की समय सीमा में आप देख सकते हैं कि यहां बहुत शोर है। कीमत लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है। इस मामले में यदि आप यहीं बेचने के लिए प्रवेश करते हैं तो आप दैनिक समय सीमा पर समग्र प्रवृत्ति के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि दैनिक समय सीमा समग्र प्रवृत्ति दिशा अपर ट्रेंड है, लंबी डाउन ट्रेंड दिशा अपर ट्रेंड है। लेकिन आप स्केल पेल हैं। आप समग्र प्रवृत्ति दिशा के बारे में परवाह नहीं करेंगे क्योंकि आप 5 मिनट 15 मिनट के भीतर व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। इसलिए समग्र प्रवृत्ति दिशा वास्तव में आपके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन यह कहते हुए ध्यान रखें, यदि आप दिशा के विपरीत व्यापार करते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि समग्र प्रवृत्ति आपको कब खा जाएगी। मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप 5 मिनट की समय सीमा में फंस गए हैं। आप अपनी स्केलिंग रूटीन के बारे में सोच रहे हैं। आप व्यापार में आते जाते रहते हैं और फिर आप यहां कहीं बिक्री के लिए प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं,
वास्तव में मान लीजिए कि आप यहीं कहीं बिक्री के लिए प्रवेश करते हैं। ठीक है, आप बिक्री के लिए प्रवेश करते हैं। आपका लक्ष्य यही है, तो आप यहीं से बाहर निकलना चाहते हैं और फिर आप खुश हैं। खुश, आप जानते हैं, जैसे कीमत लाभ में चली गई। आप खुश हैं, आप जश्न मना रहे हैं, आप अपनी शैंपेन खोल रहे हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं कि आप मुनाफे के व्यापार से क्या खरीदने जा रहे हैं। और अगली बात जो आप जानते हैं, यह बकवास इसलिए होता है क्योंकि बड़ा पैसा, स्मार्ट पैसा, बड़ी वित्तीय संस्थाएं बाजार में प्रवेश किया क्योंकि वे समग्र प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने के लिए अपनी खरीद स्थिति को लोड करना चाह रहे थे, जो कि ऊपर की प्रवृत्ति है। इसीलिए मैं आप लोगों से ट्रेंड दिशा के साथ व्यापार करने के लिए कहता हूं। इस स्तर पर आप अभी भी एक पूर्ण शुरुआती हैं। खासकर यदि आप एक शुरुआती हैं, ट्रेंड दिशा के साथ व्यापार करें। यदि यह एक अपवर्ड ट्रेंड है तो खरीदने के लिए प्रवेश करें। यदि यह एक डाउन ट्रेंड है तो बेचने के लिए प्रवेश करें। बस इतना ही सरल है, चीजों को जटिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ट्रेंड दिशा का पालन करके इस सरल नियम के साथ बहुत पैसा कमाया। प्रवृत्ति की दिशा के विपरीत जाने की कोशिश में मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया। मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी इसका अनुभव किया था। जब मैं ट्रेडिंग के अपने पहले 2 सालों में एक स्केलर की तरह था, मैं लगातार ट्रेड में आता जाता रहता था और मैं ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हमेशा ही नुकसान में रहता था और बहुत सारा पैसा खो देता था। इसलिए कृपया यह गलती न करें। यदि आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने जोखिम पर ट्रेड करें, सावधानी के साथ ट्रेड करें। तो ट्रेंड लाइंस क्या हैं? तो अनिवार्य रूप से ट्रेंड लाइंस मूल रूप से वे लाइंस हैं जो हमें ट्रेंड को पहचानने में मदद करती हैं, और अगर हम ट्रेंड को पहचान सकते हैं तो हम ट्रेंड के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो आप अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं जहां कीमत इस तरह से उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रही है? आप ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं? यह सभी उच्च निम्न इन उच्च निम्न को जोड़कर होता है। तो आप ट्रेंड लाइन टूल लेते हैं, वे यहीं ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पाए जा सकते हैं। इस उच्च निम्न को दूसरे उच्च निम्न से जोड़िए और बस धमाका, फिर आपके पास मूल रूप से उच्च निम्न को एक साथ जोड़कर अपनी प्रवृत्ति रेखा है। तो यह कैसे काम करता है? अनिवार्य रूप से अगली बार जब कीमत इस ट्रेंड लाइन पर आती है तो आप उम्मीद करते हैं कि कीमत इस ट्रेंड लाइन से उछल जाएगी, और यही वह समय है जब आप यहीं खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कीमत के ट्रेंड लाइन से उछलने की उम्मीद करना। यहां नीचे कीमत ट्रेंड लाइन से उछलती है, फिर से आप खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं, यहां खरीदें। तो ये क्षेत्र जहां कीमत इस ट्रेंड लाइन पर वापस आ गई है, अनिवार्य रूप से वे क्षेत्र हैं जहां आप खरीद के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तो यह अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन है, और आप मूल रूप से कीमत के सभी उच्च चढ़ावों को जोड़कर एक अपर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इसके बाद डाउनर ट्रेंड में डाउनर ट्रेंड के बारे में क्या? जब कीमत कम उच्च और कम चढ़ाव बना रही है, कम उच्च और कम चढ़ाव, जैसे कि यह कम उच्च कम निम्न, कम उच्च निम्न। इस मामले में आप सभी निचले उच्च बिंदुओं को जोड़कर एक प्रवृत्ति रेखा खींचते हैं। यह निचला उच्च है, यह एक और निचला उच्च है, इसलिए निचले उच्च को जोड़ने के लिए एक ट्रेंड लाइन लें, जैसे कि यह। कम ऊंचाई दोस्तों, कम निम्न नहीं, ठीक है, कम निम्न नहीं, कम ऊंचाई। याद रखें, मेरे पहले वर्ष में मैं हमेशा इस पर भ्रमित रहता था और मैं हमेशा यहां ट्रेंड लाइन खींचता हूं और मैं सोच रहा हूं अगर यह ऐसा है तो आप कैसे बेचेंगे। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आप कम ऊंचाई पर ही ड्रॉ करें। तो एक बार फिर अगली बार जब कीमत इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आए तो आप एक शॉर्ट पोजीशन के लिए प्रवेश कर सकते हैं, यहां बेचने के लिए प्रवेश कर सकते हैं और फिर से बाउंस कर सकते हैं, फिर से बेचने के लिए प्रवेश करें। तो यह एक ट्रेंड लाइन बाउंस रणनीति है। ठीक है, मूल रूप से जब कीमत ट्रेंड लाइन से उछल रही होती है तो आप उस दिशा में व्यापार करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कीमत ट्रेंड लाइन को तोड़ दे? मान लीजिए कीमत इस ट्रेंड लाइन तक आ जाती है, ठीक है, इसने इसे तोड़ दिया। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? जब कीमत ट्रेंड लाइन से बाहर निकलती है तो इसका मतलब है कि यह ट्रेंड दिशा बदलने वाली है। तो यह दूसरा तरीका है जिससे वे कीमत के ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने पर रिवर्सल की पहचान कर सकते हैं। तो इस मामले में कीमत टूट गई है। आप जानते हैं, वास्तव ट्रेंड लाइन से हटकर इस बात का इम्कान है कि कीमत पलट जाएगी और ये ऊंची ऊंची कमियां पैदा करेगी और एक ऑप्शन बनने के लिए रिवर्स हो जाएगी। अभी एक ही वक्त तक आपको मोहतात रहना होगा क्योंकि बाज औकात क्या कीमत हो सकती है वो ये है। तो आप उनके सर को ट्रेंड लाइन के ऊपर रखें और फिर इस तरह वापस जाएं। इस सूरत में ये वही है जो जाली आउट के तौर पर तश्कील देता है। ठीक है, एक बार फिर एक हकीकी ब्रेकआउट यह है कि अगर कीमत ट्रेंड लाइन से गुजरती है तो सिर्फ ऊंची ऊंचाई को जारी रखें, ऊंची नीची। लिहाजा अब ट्रेंड लाइन पर कारकर्दगी दिखाने वाली मोमबत्तियों को देखकर बता सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स का बहुत ज्यादा दबाव, इस सतह पर बहुत ज्यादा मोमबत्तियों की रफ्तार अगर ज्यादा है तो कदरे कीमत उलट जाएगी और कीमत बढ़ेगी। मारो तो आइए देखते हैं कि हम उसे हकीकी वक्त में कैसे लागू कर सकते हैं। तो इस सूरत में अब देख सकते हैं कि कीमत अब आपकी निचली ऊंचाई और निचली सतह को बना रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस के बारे में बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को जहन में रखें कि कुछ करेंसी जोड़ों पर ट्रेंड लाइन बनाना बहुत मुश्किल होगा, और जब आप ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते तो उसे मजबूर न करें। ठीक है।
रुझान की लकीर खींचने के लिए खुद को मजबूर न करें। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते हैं तो इस सूरत में मार्केट की साख्त पर वापस आ जाए। मार्केट की साख्त की बुनियाद पर रुझान की समत देखें। क्या कीमत कम निचले कम ऊंचाई पैदा करती है? फिर नीचे का रुझान है, कीमत ऊंची ऊंची मंजिलें पैदा कर रही है। फिर ऊपर का रुझान है। लिहाजा अगर आप रुझान की समत की शनाख्त नहीं कर सकते हैं तो मार्केट के ढांचे पर वापस जाएं। तो यहां हम कहते हैं कि कीमत नीचे के रुझान में है। मेरा मतलब है कीमत यहां नीचे के रुझान में है और कीमत आपकी निचली ऊंचाइयों, निचली सतहों, कम ऊंचाइयों, निचली सतहों, निचली सतहों, कम ऊंचाइयों को कम करती है। इस सूरत में हम यहीं पर तमाम निचली ऊंचाइयों को जोड़ते हुए एक खूबसूरत नीचे का रुझान खींच सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर ठीक है। यह हिमायत मज़ाहमत की सतह के तौर पर एक ही चीज है। इस ट्रेंड लाइन के दुरुस्त होने के लिए इसे 2 टिप्स की जरूरत है, एक यहीं, दूसरा यहां। 2 लम्स, ये जायज है। लिहाजा अगली बार जब कीमत इस ट्रेंड लाइन पर वापस आ जाती है तो हम फरोख्त के लिए दाखिल होने के लिए देख सकते हैं कि कीमत नीचे जाती है, वाकई कम ऊंची, कम गो डाउन पैदा होती है। उस वक्त तक उसने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा नहीं छुआ, तो आप अब भी इंतजार कर सकते हैं। और फिर बूम, यहां पर कीमत वापस आती है इस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए। ये जब आप यहीं फरोख्त के लिए दाखिल होने के लिए देख सकते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, एक निचला, दोबारा कम और तेजी पैदा करते हैं, दोबारा ट्रेंड लाइन पर वापस आ जाएं। आप अपनी ट्रेंड लाइन बाउंस को यहीं देख सकते हैं और उसी लिए यहीं फरोख्त कर सकते हैं। और फिर वही चीज यहां, ट्रेंड लाइन यहां पर उछाल रही है। तो इस मामले में इस तरह आप मार्केट को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप फरोख्त के लिए दाखिल होने के लिए जगहें तलाश कर सकते हैं। अब अगर ये अप ट्रेंड में है तो क्या होगा? अप ट्रेंड में रॉस अप की ऊंचाई हाई लो, हाई हास और हाई लिव्स बना रहा है। तो इस सूरत में आपको तमाम ऊंची नीचों को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। लिहाजा तमाम ऊंची नीचों को जोड़ना, इस तरह आप 1 टच 2 टच देख सकते हैं। ये एक दुरुस्त ट्रेंड लाइन है। लिहाजा अगली बार जब कीमत इस अप ट्रेंड लाइन पर वापस आ जाए तो हम खरीदारी के लिए दाखिल होने के लिए देख सकते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कीमत बढ़ जाती है और मैं नीचे आता हूं, इस अप ट्रेंड को दोबारा जांचता हूं, लाइन हम यहां खरीदने के लिए दाखिल होने के लिए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वगैरह वगैरह। जी हां, जाली आउट से मेरा मतलब यही है। आप देख सकते हैं, हमारी कीमत देख सकते हैं। क्या कीमत ट्रेंड लाइन से टूट गई और फिर इसी तरह वापस चली गई और सिर्फ इस अप ट्रेंड को जारी रखना? ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के दुरुस्त होने के लिए कीमत को इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलना पड़ता है। कीमत के लिए बहुत ज्यादा रफ्तार और बहुत ज्यादा फरोख्त का दबाव पैदा करना पड़ता है। बस पलट कर नीचे जाना पड़ता है, यहां तक कि कीमत का इंतजार करना पड़ता है। ट्रेंड लाइन को तोड़ें, ट्रेंड लाइन को दोबारा जांचने के लिए वापस आएं और फिर इस तरह नीचे जाएं। जहन में रखें कि ये ब्रेकआउट वो हमेशा दोबारा टेस्ट नहीं करते हैं। उसका मतलब है कि कीमत सिर्फ खत्म नहीं होगी और फिर फौरी तौर पर दोबारा टेस्ट करें। कभी कभी कीमत बगैर किसी जांच के सीधे नीचे जा सकती है। लिहाजा जब ट्रेंड लाइन्स और चीजों की बात हो तो आपको कान से खेलना होगा और वाकई मुशाहिदा करना होगा कि ट्रेंड लाइन पर मोमबत्तियां आपको क्या दिखा रही हैं। तो ये आपके लिए मेरा मशवरा है और ऐसा करने के लिए आपको मोमबत्तियों को समझना होगा। तो मोमबत्ती की 2 किस्में हैं, एक बलश कैंडल स्टिक जो कि यहां सब्ज है और फिर एक ब्रिश कैंडल स्टिक जो कि सुर्ख रंग की है, एक तेजी कैंडल सटक में चावल। जब कीमत इब्तिदाई कीमत से ज्यादा खुलती और बंद होती है तो ये ऊपर जाती है। खरीदारी के दबाव से कीमत बढ़ती है और आखिरकार यहां बंद होती है। लेकिन जब शमादान बन रहा होता है तो कीमत ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आकर यहां बंद हो सकती है। और इस सूरत में यह सबसे ऊंची कीमत थी जो किसी वक्त पर गई थी और उसी को हम आला कहते हैं। यह सबसे कम कीमत है जब कीमत इस कैंडल सटक को बनाती है। कीमत यहां बंद होने से पहले नीचे गई। ये कम है, ये ज्यादा है और ये खुली कीमत है। ये इख्तितामी कीमत है। तेजी से मोमबत्ती में कीमत इब्तिदाई कीमत से ज्यादा बंद हुई। ब्रिश कैंडल सटक में ये इसके बरक्स है। ब्रिश कैंडल सटक की कीमत यहां खुल गई और फिर बेचने वाला तमाम कीमत को नीचे धकेलना शुरू कर देता है। ठीक है, तमाम कीमतों को नीचे 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 धकेले। आखिरकार ये यहां से नीचे चला गया तो ये कम है और फिर आखिरकार यहीं पर बंद हुआ, पीछे एक पगडंडी छोड़कर। तो ये कम है, ये ज्यादा है और ये इख्तितामी कीमत है। अब देख सकते हैं कि बंद होने की कीमत ब्रिश कैंडल सटक में इब्तिदाई कीमत से कम है, जबकि तेजी वाली कैंडल सटक में इख्तितामी कीमत इफ्तिताही कीमत से ज्यादा है। तो इसको हम कैंडल सटकों का कहते हैं। आप इस लाइन को यहां देख सकते हैं, ये 2 लाइनें यही हैं। से कैंडल स्टिकों का कहते हैं। ये ऊपरी हफ्ता है, ये कम का है, ऊपरी साया निचला साया जो भी हो उसे अपर हफ्ता आलोविक कहना एक ही गंदगी है। तो ये हफ्ता है और फिर ये केमिस्ट्री बॉडी है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का जिस्म है। तो ये एक कैंडल सटक की एनाटॉमी है। हाँ, लेकिन बुनियादी तौर पर आप देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर किस तरह एक तोप से काम करता है। ठीक है, कैंडल सटक के बहुत सारे नमूने हैं जो वहां से हिफ्स कर सकते हैं।
जैसे अगर आप इस पैटर्न को हिफ्स करते हैं तो उसका मतलब यह है कि अगर आप इस पैटर्न को हिफ्स करते हैं तो नीचे जाने के लिए क्या ऊपर जाएगा। मेरे लिए, मैं हमेशा अपने तलबा से कहता हूं कि केमिस्ट्री के तमाम नमूनों को हिफ्स करने की जरूरत नहीं है। आप इस मशवरे को हर वक्त शेयर करते रहते हैं। आपको बस इस खुसूसियत के नमूने या इस खुसूसियत के नमूने को याद करने की जरूरत है आया, और फिर इस खुसूसियत के नमूने को तलाश करें जब यह बाहर आता है। यह सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हरकियाती दबाव, केमिस्टिक मोमेंटम को समझ सकते हैं तो आप केमिस्ट्री के तमाम पेचीदा नमूनों को याद किए बगैर कैसे समझेंगे। मोमबत्ती के जिस्म और मोमबत्ती की बत्ती को देखें। मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो हम कहते हैं कि आपके पास दो शमे हैं। मोमबत्ती ए, ये यहां कैंडल सटक ए है, ये यहां कैंडल सटक बी है। आप दोनों कैंडल सटक देख सकते हैं। इस मामले में उसकी लंबाई एक जैसी है। यहां क्या फर्क है? फर्क विक के साइज के मुकाबले जिस्म के साइज का है। आप कैंडल स्टिक ए में देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल स्टिक बॉडी है और फिर कैंडल स्टिक बी, एक छोटी कैंडल स्टिक बॉडी है। यह हमें वो सब कुछ बताता है जिसकी हमें कीमत के बारे में जानने की जरूरत है। इशारे के बारे में बात, तमाम तिजारती इशारे, RSI, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, इन तमाम चीजों की कमी है। ये तमाम इशारे, उनकी कमी है। यही वजह है कि हम खालसतना प्राइस एक्शन पर फोकस करते हैं और बुनियादी कीमत का अमल कीमत पर तवज्जो मरकूज करना है। और कीमत क्या है? जब आप मोमबत्तियों को देखते हैं तो कीमत खुद ही जाहिर होती है। जब आप देखते हैं कि कीमत पर किसका कंट्रोल है, और हम शमादान को देखकर बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कीमत पर खरीदार या बेचने वाले का कंट्रोल है। तो इस सूरत में कैंडलस्टिक ए में एक बड़ा जिस्म है। यह हमें बताता है कि कैंडल सटक बी के मुकाबले में बहुत ज्यादा खरीदारी का दबाव है और बहुत ज्यादा खरीदारी की रफ्तार है। हमारे पास एक छोटी सी कैंडल सटक बॉडी है और एक बहुत लंबी ओका है। यह हमें बताता है कि कम रफ्तार और कम दबाव है। तो वहां हो सकता है शायद तकरीबन 20% खरीदार। ठीक है, यहां पर 80% खरीदार और 20% बेचने वाले हैं। यहां पर 80% बेचने वाले हैं, शायद 80% अभी तक नहीं। शायद ये आया 60 खरीद। सचमुच ये पता चल गया कि कीमत पर किसका नियंत्रण है, बस कैंडलस्टिक को देखकर। कैंडलस्टिक कितनी शक्तिशाली है ना? कैंडलस्टिक गति और कैंडलस्टिक दबाव को देखकर। यह आप सभी के लिए मेरी पहली सलाह है कि कैंडलस्टिक बॉडी की तुलना करने के लिए आपको कैंडलस्टिक बॉडी को ध्यान से देखना चाहिए। ओह, कैंडलस्टिक बॉडी को ध्यान से देखें, है ना? यदि कैंडलस्टिक बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब है कि गति भी बड़ी है, और यदि बॉडी छोटी है तो गति भी कम होगी। छोटी बॉडी का मतलब है कम गति और बाजार के अंदर कम पूर्वाग्रह। तो ये पहली टिप है, एक कैंडलस्टिक बॉडी को देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कीमत हमें सब कुछ बताती है। अगली टिप यह है कि कैंडलस्टिक बॉडी के आकार की तुलना उसकी बाती के आकार से करें। कैनास्टिक बाती। तो एक और टिप यह है कि इस मामले में शरीर के आकार की तुलना विक के आकार से करें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह कैंडलस्टिक लगभग 80% शरीर और केवल 20% कमजोर है, और यह 20% शरीर और 80% कमजोर है। तो यहां भी यही बात है। ठीक है, जब हम शरीर के आकार की तुलना कमजोर से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कमजोर बराबर कम गति या दबाव के बारे में है। सही, इसका मतलब है कम पक्षपात, और इसका मतलब है कम पक्षपात। सही। तीसरी सलाह है कि कैंडलस्टिक्स भ्रामक हो सकती है, इसलिए मुख्य स्तर पर ध्यान दें। इसलिए अगर आप इस तरह की कैंडलस्टिक को देखें तो यह बहुत भ्रामक हो सकता है, क्योंकि कीमत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा सकती है। और अगर आप इन हरे रंग की कैंडलस्टिक को देखें तो आप सोचेंगे कि ओह बकवास, कीमत ऊपर जाने वाली है, और फिर अगली बात जो आप जानते हैं, कीमत नीचे चली गई। और मैं लाल रंग की कैंडलस्टिक को देखता हूं तो आप सोचते हैं कि ओह बकवास, हाँ कीमत नीचे जाने वाली है और बस नीचे ही जाती रहेगी। और वास्तव में कोई भी कीमत उलटना शुरू नहीं करती, ऊपर जाना, नीचे जाना, और यह बहुत ही भ्रामक हो जाता है। इस मामले में आपको इस सिद्धांत पर वापस लौटने की आवश्यकता है कि आपको केवल उन कैंडलस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो टी स्तर पर हैं। इसका मतलब है कि आपको उन कैंडलस्टिक्स के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए जो कहीं बीच में हैं। आपको केवल उन कैंडलस्टिक्स के बारे में परवाह करनी चाहिए जो एक महत्वपूर्ण स्तर पर हैं। स्तर। सही, एक महत्वपूर्ण स्तर पर। तो वापस समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर। तो मान लीजिए कि हमने यहीं एक समर्थन स्तर की पहचान की है।
और हमने यहीं एक प्रतिरोध स्तर की पहचान की है। ठीक है, हमने इन दो स्तरों की पहचान की है। जब मैं कहता हूं एक महत्वपूर्ण स्तर पर कैंडलस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब है कि ये कैंडलस्टिक्स यहीं हैं और ये कैंडलस्टिक्स यहीं हैं। इसका मतलब है कि ये सभी कैंडलस्टिक्स कहीं बीच में हैं। ये सभी शोर हैं। ये सब तो बस आपको और अधिक भ्रमित करने के लिए हैं। आपको बस इतना जानना है कि मुख्य स्तर पर कैंडलस्टिक्स को देखना है, ताकि पता चल सके कि कीमत इस मुख्य स्तर को तोड़ रही है या इस मुख्य स्तर पर उलट जाएगी। और आप इसका उत्तर यह देखकर पा सकते हैं कि कीमत पर किसका नियंत्रण है, और यहां कैंडलस्टिक्स के उदाहरण का विश्लेषण करके। हमने यहां इस परिदृश्य में जो देखा वह यह था कि यहां बहुत ज्यादा बिकवाली का दबाव था। ठीक है, आप बड़ी मंदी वाली कैंडलस्टिक्स, बहुत ज्यादा बिकवाली की गति और दबाव देख सकते हैं, जो कीमत को नीचे 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 धकेल रहा है। कीमत पहले भी इस स्तर तक गिर चुकी है। हां, यह एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, मान लेते हैं। फिर इस स्तर पर खरीदार इंतजार करेंगे ताकि कीमत ऊपर जाए। उस स्थिति में आपको कैंडलस्टिक्स को समर्थन स्तर के करीब आते देखना है। आप देख सकते हैं कि यह गति और दबाव खोना शुरू कर देता है। ठीक है, यह छोटी कैंडलस्टिक्स बनाना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा घट रही है। यहां यह नीचे आती है और अचानक रुक जाती है। और देखिए क्या होता है। मुख्य स्तर पर कैंडलस्टिक्स को देखें। यह सब कुछ बताती है जो हमें जानना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? यहां बहुत कम बाती है। इसका क्या मतलब है? मतलब कभी कभी विक्रेता कीमत नीचे धकेलने की कोशिश करते थे, पूरी तरह नीचे, इसीलिए यह कम बना हुआ है। लेकिन अंत में खरीदार आते हैं और कीमत ऊपर धकेल देते हैं। और आप यहां सभी कैंडलस्टिक्स देख सकते हैं, वे हमेशा मुख्य स्तर से ऊपर बंद होते हैं। यहां इस क्षेत्र को देखें, वे हमेशा मुख्य स्तर से ऊपर बंद होते हैं। अरे बाप रे! इसका मतलब है कि कीमत समर्थन स्तर से आगे नहीं बढ़ेगी और संभावित रूप से उलटकर ऊपर जाएगी। उस स्थिति में आसानी से आप यहीं खरीदारी कर सकते थे, सहजता से। तो फिर से एक और उदाहरण देखें। कीमत ऊंचाई और निम्न बनाती है। हमने देखा कि कीमत इस प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंच रही है। शुरुआत में बहुत खरीदारी की गति और दबाव होता है। हम यह कैसे जानते हैं? कैंडलस्टिक बॉडी देखें। बड़ी तेजी वाली कैंडलस्टिक, बहुत खरीदारी का दबाव कीमत को ऊपर धकेलता है, फिर वापस आती है। और बहुत सारी खरीदारी की गति और दबाव कीमत को ऊपर धकेलना जारी रखते हैं। और फिर देखें कि यहां पर कीमत क्या होती है। कैंडलस्टिक्स छोटी होने लगती है। बस इन कैंडलस्टिक्स की तुलना यहां मौजूद कैंडलस्टिक्स से करें। तो एक और टिप यह है कि मौजूदा कैंडलस्टिक के आकार की तुलना पिछली कैंडलस्टिक से करें, और यह आपको सब कुछ बता देगा। एक बार फिर आप यहीं देख सकते हैं। उदाहरण यहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह बड़ी लाल कैंडलस्टिक इस छोटी छोटी नीली खराब को निगल रही है। छोटी कैंडलस्टिक देखिए, एक रिट्रेसमेंट। विक्रेता आते हैं, कीमत नीचे धकेलते हैं। यहां नीली कैंडलस्टिक छोटी होती है, गति कम होती है, खरीदारी का दबाव खत्म होता है। और देखें कि कौन सी कीमत स्पष्ट प्रतिरोध स्तर पर बड़ी लाल कैंडलस्टिक देती है। दिन के समान स्पष्ट। कीमत गिरने वाली है, कीमत गिरने वाली है। विक्रेता बाजार में प्रवेश कर चुके हैं और बाजार में बिक्री की मात्रा बहुत अधिक आ रही है। लेकिन फिर कीमत फिर से इस स्तर का परीक्षण करने के लिए ऊपर जाती है ना? यह देखने के लिए कि क्या यह ठोस है, और इसे अस्वीकार कर दिया गया, वापस नीचे जाए, कोई बात नहीं। वे फिर से परीक्षण करते हैं, अस्वीकार कर दिया जाता है। तीसरी बार वही परिदृश्य। इस बड़ी लाल कैंडलस्टिक को इस छोटी सी कैंडलस्टिक को घेरते हुए देखें। इसे हम मंदी के घेरे वाली कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और आप देख सकते हैं क्या हुआ। मूल्य पतन, मूल्य पतन। एक निम्न उच्च, निम्न निम्न बनाए। इस क्षेत्र के आसपास समेकन शुरू होता है, इससे पहले कि यह अंततः इस क्षेत्र को तोड़ दे। यहां बहुत तेजी और दबाव के साथ आप कैंडलस्टिक्स देखकर देख सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि कीमत क्या करेगी। मैं बता सकता हूं कि इस समय बाजार पर किसका नियंत्रण है।
खरीदार या विक्रेता, यही ट्रेडिंग है। ये समझना कि नियंत्रण किसका है। क्या यह बढ़ावा है? क्या यह सबसे अच्छा है? अगर बढ़ावा नियंत्रण में है तो खरीदें, अगर सबसे अच्छा नियंत्रण में है तो बेचें। जैसा कहा, प्रवृत्ति के साथ व्यापार करें। तो ये हैं कैंडलस्टिक्स के लिए मेरी युक्तियां। अगर आप वाकई इन युक्तियों को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक मोमेंटम, कैंडलस्टिक प्रेशर और लिक्विडिटी, इन सभी चीजों को समझ सकते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक बटन चीट शीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक्स क्यों बनते हैं, वे कैसे चलते हैं और कहां जा रहे हैं। इसके बाद 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर ध्यान दें। मैं इस बिंदु का उल्लेख करना लगभग भूल गया था, लेकिन 3 पसंदीदा कैंडलस्टिक पैटर्न खोजें जो आपको पसंद हों, जो काम करें। मैं केवल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर ध्यान देता हूं। पहले पैटर्न में बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक है। बड़ी लाल कैंडलस्टिक छोटी हरी कैंडलस्टिक को घेरती है। इसका मतलब है कि आपको बेचने के लिए प्रवेश करना चाहिए। मैंने इसे यहीं, यहीं और यहीं देखा। इससे मुझे बेचने के अवसर मिले। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक और है ट्री लाइन स्ट्राइक। इसे देखता हूं तो बेचने के लिए प्रवेश करूंगा, इसे देखता हूं तो खरीदने के लिए प्रवेश करूंगा। वैसे यह रणनीति गलत है, इसे बिक्री दबाव माना जाता है। अगर आप इस बड़ी लाल कैंडलस्टिक को देखते हैं तो यह पिछली 3 कैंडलस्टिक को घेरती है। कीमत गिरने वाली है। डाउन ट्रेंड में कीमत गिर सकती है, अपर ट्रेंड में कीमत बढ़ सकती है और उच्च ऊंचाई होगी। तो यह मेरा दूसरा पसंदीदा पैटर्न है। मेरा तीसरा पसंदीदा पैटर्न मॉर्निंग स्टार है। अगर मैं इसे देखता हूं तो कीमत उलट कर ऊपर जाएगी और मैं खरीदूंगा। अगर मैं शाम का सितारा देखता हूं तो कीमत नीचे जाएगी और मैं बेचूंगा। और अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रमुख स्तरों के साथ जोड़ सकें तो आप एक महत्वपूर्ण स्तर पर कैंडलस्टिक बटन देखते हैं। अतिरिक्त संगम, यह सब जुड़ता है। यही समय है जब आप व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रतिरोध स्तर पर मंदी की कैंडलस्टिक बिक्री के लिए। यहां कोई पैटर्न नहीं है। यहां हाल का स्तर शाम का सितारा कैंडलस्टिक पैटर्न बिक्री के लिए प्रवेश करें, या यहां समर्थन स्तर सुबह का सितारा कैंडलस्टिक बटन खरीद के लिए प्रवेश करें। यही मेरा मतलब है दोस्तों। वहां कई चार्ट पैटर्न हैं। डबल टॉप, हेड्स और शोल्डर्स, राइजिंग वेजेस, इन्वर्टर हेड्स और शोल्डर्स, फॉलिंग वेजेस, ट्रायंगल्स, वेजेस, पैटर्न, जो भी हो। ध्यान केंद्रित करें और सिर्फ 3 पैटर्न याद करें। दरअसल मेरे लिए 2। मैं वास्तव में सिर्फ 2 याद करता हूं, और मैंने वास्तव में इसे याद नहीं किया। ऐसा हुआ कि मैं इतने लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहा हूं और यह मेरे अंदर ही अटका हुआ है। मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे वेजेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे त्रिकोण से कोई मतलब नहीं है, मुझे पेनेंट्स से कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, शायद वे काम करें, शायद न करें। मैंने कभी उन्हें पसंद नहीं किया, उनका परीक्षण नहीं किया, उनका खुद परीक्षण नहीं किया। ठीक है, निश्चित रूप से वे वहां हैं और शायद वे काम करते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न को देखें, अगर आप चार्ट पैटर्न की इस सूची को देखें तो सबसे ज्यादा सांख्यिकीय जीत दर वाले पैटर्न यही हैं। हेड्स और शोल्डर्स और डबल टॉप और डबल बॉटम, ये 4 यही हैं। ये 4 चार्ट पैटर्न हैं जिन्हें मैंने याद किया है। डबल टॉप, डॉव बॉटम, हेड्स एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर्स। डॉव टॉप दिखे तो बेचें, डॉव बॉटम दिखे तो खरीदें। हेड्स एंड शोल्डर्स दिखे तो बेचें, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर्स दिखे तो बेचें। तो आइए इसे वास्तविक समय में देखें। तो उदाहरण के लिए यहां आप डबल टॉप, डाउन, बॉटम और हेड्स एंड शोल्डर्स देख सकते हैं। ये पैटर्न इतने आम हैं कि आप इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे ये एक बहुत ही आम पैटर्न है। उदाहरण के लिए हमने एक प्रतिरोध स्तर देखा, जैसे कि यहीं कहीं, और देखिए कीमत ने हमें क्या दिया। ऊपर जाओ, इसे अस्वीकार कर दिया। ऊपर जाओ एक बार फिर, इसे अस्वीकार कर दिया। यह आपका डबल टॉप है ना? डबल टॉप और कीमत गिरना, है ना? तो आप आसानी से बेच सकते थे जब कीमत नेकलाइन से टूट जाती, और नेकलाइन यहीं पर है। आप इस एम को देख सकते हैं, और फिर बीच में एम यहां, यह निम्न बिंदु,
ये नेकलाइन है, तो आप तुरंत बेच सकते हैं जब एम कीमत नेकलाइन से टूट जाती है। आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर वाले स्टॉप लॉस से ऊपर रख सकते हैं और फिर लाभ कमा सकते हैं और अगला स्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति पर वीडियो नहीं है, यह मूल्य कार्रवाई क्रैश कोर्स है जहां मैं चार्ट का विश्लेषण सिखाता हूं। इस पाठ में प्रवेश और निकास के बारे में नहीं बताऊंगा। एक और परिदृश्य हो सकता है, चलो डॉव बॉटम को देखें। इसे पहचानना आसान है, एक यहां, दूसरा नीचे और वापस ऊपर। आप खरीद सकते हैं जब कीमत नेकलाइन से टूटती है। और डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में बात यह है कि यह बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। इन दो टॉप को बिल्कुल एक ही ऊंचाई की तरह होना जरूरी नहीं है। यह नीचे की तरफ हो सकता है, पहला टॉप इस तरह, और फिर दूसरा टॉप विकृत हो जाता है और यह दूसरे से कम होता है। उस स्थिति में यह भी ठीक है, इसे अभी भी डबल टॉप के रूप में गिना जाता है ना? इसकी ऊंचाई एक जैसी होना जरूरी नहीं, कीमत बदल सकती है। दिन का अंत, ये उल्टे सिर और कंधे कैसे हैं? बायां कंधा, सिर, दायां कंधा। ये बायां कंधा है, ये सिर है और ये दायां कंधा है। कीमत नेकलाइन से टूटते ही देखें कि यह कितनी तेजी से ऊपर गया। कीमत टूटने पर यहीं खरीद सकते थे। अब देखें, बायां कंधा, दायां कंधा, ब्रेक थ्रू, नेकलाइन पतन। यह बहुत सरल है। बाएं और दाएं कंधे की लंबाई समान नहीं होनी चाहिए। यह थोड़ा विकृत दिख सकता है, यह फिर भी सिर और कंधे के रूप में गिना जाता है और अनिवार्य रूप से यह एक विशाल मध्यमा उंगली है। ईमानदारी से मैं इसे ऐसे ही याद करता हूं। तो मूल रूप से हमने सीखा है कि बाजार संरचनात्मक है। अप ट्रेंड में कीमत उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बनाती है, जबकि डाउन ट्रेंड में निम्न चढ़ाव। फिर हम संरचना को तोड़ना और उलटफेर पहचानना सीखते हैं। समर्थन और प्रतिरोध स्तर का पालन करें, जहां आपको स्पॉट स्तर पर खरीदना और प्रतिरोध स्तर पर बेचना चाहिए। समर्थन एक मंजिल की तरह है, प्रतिरोध एक छत की तरह है। ट्रेंड लाइन एक अपर ट्रेंड है। आप सभी उच्च चढ़ाव और निम्न चढ़ाव को जोड़कर ट्रेंड लाइन प्लॉट करना चाहते हैं। कीमत ट्रेंड लाइन से उछलती है तो बेचना चाहते हैं। ट्रेंड लाइन की दिशा में व्यापार करें। अगर यह ट्रेंड लाइन से उछल रहा है या आगे निकल रहा है तो विपरीत दिशा में ट्रेड